हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने भी मेरा इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा पहला टॉपिक आता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ पीपल, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि उनका जो एफर्ट है उनमें क्या हो, यूनिटी हो, ताकि हम अपने ग्रुप गोल को पा सकें। अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मिलता है स्कूल कैंटीन का, जिसमें कुछ पर्सन मनी कलेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पर्सन इंगेज होते हैं कुकिंग में, और जो कुछ पर्सन बच जाते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं खाना को सर्व करने के लिए। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप गोल की ओर काम कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी अगर विवाद हो जाता है तो क्या होता है, विवाद हो जाता है तो फिर ये अपने ग्रुप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और इसका बुरा प्रभाव हमारे काम पे भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि हम अपने गोल को पाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर ही इस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने ग्रुप गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंक्रीजेस इफ़िशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज़। इफ़िशियंसी क्या होता है? इफ़िशियंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी मैक्सिमम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मे बी ये हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फिनेंशियल रिसोर्सेस हो, या फिज़िकल रिसोर्सेस हो। तो किसी भी एम्प्लॉई में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो उस क्वालिटी को उभारना और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इन सब कामों में जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत ही हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी क्या हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है। जॉब्स नहीं है, जो बिज़नेस चल रहा था वो भी लगभग ठप टाइप हो गया है। तो ये क्या है, एक व्हील है, चक्र है कि कभी मंदी, कभी तेज़ी, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, कभी लॉस, इस तरीके से सारा होता रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा चेंजेस होता रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी। तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसे क्या करना है, उसे अडॉप्ट करना है। हम जब प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी हमारे पहले वीडियो में कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, तो उसमें हमने प्लानिंग एक वर्ड पढ़ा था। तो जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ अपने नीड को फुलफ़िल करने में लगा हुआ है तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता मार्केट में। और सिर्फ अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज़ को लाके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिए हैं तो ये भी काफ़ी नहीं है। हमें एम्प्लॉइज़ का जो एफ़र्ट है, जो विश्वास है, जो सपोर्ट है वो चाहिए। और उस सपोर्ट को कैसे चाहिए, मुझे हमेशा चाहिए, निरंतर रूप से चाहिए। और ये कब होगा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को खुश रखेगा। और एम्प्लॉय को खुश रखेगा कैसे, जब एम्प्लॉय के नीड को एंड पर्सनल गोल्स को भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, राम अगर एक्स कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसका पर्सनल गोल हो सकता है कि वो बहुत अच्छी सैलरी है एक्स कंपनी में जिसके कारण वो ज्वाइन किया है। उसी प्रकार श्याम एक्स कंपनी में अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसका ये हो सकता है कि यहाँ काम करने में फ्रीडम मिलता है जिसके कारण वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है एक्स कंपनी में। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है
वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही होता है और सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही वो क्या करता है, यूटिलाइज़ करता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो उसका भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे, और जब वो कुछ ना कुछ देता है तो लोग जो हैं या सोसाइटी है वो भी बहुत क्या होता है, वो भी उसके प्रति बहुत ही ईमानदार वफ़ादार होने लगता है। तो कोई भी सोसाइटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, प्लस एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है रीज़नेबल प्राइस में, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकता है जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस जियो जो है वो क्या एक चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है समाज में, तो वो कंट्रीब्यूट किया है डिजिटल इंडिया बनाने में। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? तो इसको हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट इस चीज़ को डील करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट होता क्या है? सबसे पहले हम अपने आसपास देख लेते हैं कि आर्ट के कुछ उदाहरण हमें मिल जाएंगे, लाइक म्यूज़िक, ड्राइंग, डांसिंग एंड कुकिंग। ये कुछ उदाहरण हैं आर्ट के। तो इन सभी में हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल है, इनको करके दिखाया जाता है। उसके बाद इनमें कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं म्यूज़िक का, तो उसमें थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। सबसे पहले 7 सुरों को सिखाया जाता है जो कि म्यूज़िक के बैकबोन है। अगर 7 सुरों को नहीं जाने तो फिर हम गा नहीं सकते। तो सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद हम उस चीज़ में यानी म्यूज़िक में कैसे माहिर हो सकते हैं, तो उसमें माहिर होने के लिए हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी आप जब अपना परफॉर्मेंस देते हैं म्यूज़िक का या कुकिंग का या डांसिंग का, तो एक ही गाने पर एक ही पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है उनके खुद के पर्सनल अप्रोच के कारण। उनका खुद का स्टाइल होता है जो उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को यूनिक बनाता है। ठीक है, तो आर्ट क्या हुआ? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज में क्या मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज है? आर्ट में तो ऑब्वियसली है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था म्यूज़िक का जिसमें 7 सुरों को सिखाया जाता है। तो हम मैनेजमेंट की अगर तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया मैनेजमेंट इसे फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, हम बताए थे कि जब हम किसी परफॉर्मेंस को करना होता है हमें, तो हम उसमें कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं और हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, फिर इनोवेशन है, वो क्या करता है, वो हमारे परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अपने मैनेजर की, अगर कोई एक ऐसा मैनेजर है जिसमें खुद का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, इनोवेशन है, तो वो काम को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है कम कॉस्ट में ही। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये भी फुलफ़िल करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया, अब वो थियोरेटिकल नॉलेज से हम तो गुड मैनेजर नहीं बन सकते या बहुत अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। वो कब बन सकते हैं, जब हम कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, जब मुझे कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगी, तब हम उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो आर्ट क्या है? आर्ट है ऑल आर्ट इज़ प्रैक्टिकल।
तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी क्या है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली और घर में बैठ गए, उसे हमें शो करना पड़ता है, अपने टैलेंट को शो करते हैं, अपने स्टाइल को शो करते हैं, जिसके कारण हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, फिर हमारा सेकंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया को मैनेजमेंट फुलफ़िल करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ फुल फ्लेज्ड आर्ट। तो अब हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एक सिस्टमेटाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी इसमें बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और लॉज होते हैं, और ये साइंटिस्टों के द्वारा दिया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल और थ्योरीज होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस पे। उसके बाद ये जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यानी हम एक नियम ले लेते हैं, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें आप किसी भी सामान को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। तो आप चाहे इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे इटली में हो, तो आप किसी भी सामान को, बॉल को अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरता है। तो ये सारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं ये साइंस के हैं। तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट में फुलफ़िल होते हैं, क्या मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाता है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज़ होते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में आपको प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो हमारा मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड होता है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तब जाके कोई भी प्रिंसिपल और थ्योरीज आते हैं। तो ये जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है ये भी हमारा मैनेजमेंट फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन का नियम। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सूरज का। सूरज उगता कहाँ से है, सूरज उगता है पूरब में। तो पूरब में अगर हम अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि सूरज पूरब से ही उगता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। माने सेम सिचुएशन में अगर हम दो आदमी को रख दें तो हो सकता है दोनों का जो एक्सप्रेशंस आए, रिएक्शन आए, वो क्या हो, अलग अलग हो। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे है तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों का रिएक्शन अलग अलग आता है। तो हम ये वाला जो हमारा थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी है ये मैनेजमेंट फुलफ़िल नहीं करता, क्योंकि ये एक सोशल साइंस हो गया, ठीक है, इम्प्योर साइंस है। तो मैनेजमेंट इज़ अ सोशल साइंस, इम्प्योर साइंस, ठीक है, साइंस तो है बट सोशल साइंस और इम्प्योर साइंस है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो अब हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अर्निंग मनी बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो प्रोफेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मैनेजमेंट उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर पाता है, फुलफ़िल कर पाता है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स इसमें कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। क्या मैनेजमेंट में रूल, रेगुलेशन या प्रिंसिपल, थ्योरीज होते हैं? तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में क्या है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं लॉयर की, तो लॉयर कोई भी नहीं बन सकता है। लॉयर बनने के लिए कुछ स्पेशल
क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है, लाइक क्लियरिंग एंट्रेंस टेस्ट एंड स्कोरिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? तो हम जगह देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, रेस्टोरेंट में, तो हम देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये फुलफ़िल नहीं करता है मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कम पैसे में ग्रेजुएशन या वैसे लोगों को भी ले लेते हैं जो कॉमर्स किया भी नहीं है और उनको वो मैनेजर बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है? जैसे लॉयर में होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसका मेंबर बनना बहुत ही ज़रूरी होता है हर लॉयर को। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी AIMA होता है, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है, लेकिन उसमें हर मैनेजर्स को मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है, ये भी मैनेजमेंट फुलफ़िल नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो कोड बनाया जाता है, ये बनाया जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा, कि जो भी हमारे प्रोफेशनल होंगे वो सर्विस मोटिव पे काम करेंगे, ना कि सिर्फ अर्निंग पे काम करेंगे। यानी अगर हम लॉयर की बात करें तो वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाएगा, ना कि सिर्फ उससे पैसे ही लेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ही ज़रूरी नहीं है, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई मायने नहीं रखता है। तो ये जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है वो भी मैनेजमेंट फुलफ़िल नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। तो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी ये ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कीजिए और सोशल वेलफेयर भी कीजिए। लेकिन अभी कुछ बिजनेसमैन की वजह से, या हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव को ही देखा जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें सर्विस मोटिव पे काम करने देते ही नहीं हैं, और वो काम कर लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो उस ओर जा रहा है, प्रोफेशन की ओर जा रहा है, लेकिन अभी फुल फ्लेज्ड नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ द प्रोफेशन। ये उस ओर है, बट अभी वो उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो खुद अकेले सारा काम नहीं कर सकता, उसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है और अपनी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों को पास करनी पड़ती है। तो वे क्या बनाते हैं? लेबल्स बनाते हैं। लेबल्स में जो हमारा पहला लेवल आता है वो आता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, और तीसरा होता है हमारा लो लेवल। तो अभी हम बात कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं लीडर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, यानी इसमें मालिक होते हैं और जो इक्विवेलेंट होते हैं, जिनको पैसा पोस्ट दिया जाता है, जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। इसमें जो पूरे ईयर का जो प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स बनाते हैं कि जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो हमें किस किस एरिया में अपने कंपनी के काम करना है, यानी क्या मुझे लोगों को और अपॉइंट करना है, या प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक लग रहा है तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाते हैं वो सारा पास कर देते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। नेक्स्ट होता है हमारा फेज ऑफ द कंपनी।
ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये फेस ऑफ द कंपनी होते हैं। अगर हमारी कंपनी में कुछ अच्छा हो गया है तो ये मीडिया से रूबरू होते हैं, अगर कुछ ख़राब हो गया है तो उसे भी रिज़ॉल्व करने के लिए वो मीडिया के रूबरू होते हैं। इस प्रकार वो क्या होते हैं, फेस ऑफ द कंपनी होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम रिलायंस जियो का, कि रिलायंस जियो में कितने वर्कर काम कर रही है मुझे नहीं पता है, कौन काम कर रहा है ये भी नहीं पता है, लेकिन जो उसका फेस है, जो उसका मालिक है यानी मुकेश अम्बानी, उसके द्वारा हम रिलायंस जियो को जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लीडर्स होते हैं या मालिक होता है वो क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है वो फेस ऑफ द कंपनी होता है। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, CEO आते हैं, MD आते हैं, चेयरमैन आते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, सर्व एज अ लिंक, यानी जो मिडिल लेवल होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट से सीधा संपर्क होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच की कड़ी कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसकी बातों को वो टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं और टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उसकी बातों को वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये देखते हैं कि क्या हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसमें एम्प्लॉयज़ की कमी है या मुझे और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को अपॉइंट करते हैं, ये लोगों को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेट द पीपल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो भी उनके लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वहाँ लोग काम करते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। यस, वाह शाबाश, काम करो, तुम्हें और ज़्यादा सैलरी मिलेगा, अगर तुम और अच्छा काम करते हो तो तुम्हें जल्दी ही प्रमोशन दिया जाएगा। इस प्रकार के अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं और उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, सेल्स मैनेजर आते हैं, फैक्ट्री मैनेजर आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर आते हैं, ETC। तो अब हमारा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन लोग हैं, लेबर नहीं है, ये लोग लेबर से ऊपर के लोग हैं। तो इनका काम होता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनका सेफ्टी कंसर्न देखना लोअर लेवल का काम है। ठीक है, यानी जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हैंड ग्लव्स लिए हैं या नहीं, टूल्स लिए हैं या नहीं, या उनको जो भी सेफ्टी कंसर्न है उस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल, यानी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बीच की कड़ी है। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं धरातल पे, तो जब वो काम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ प्रॉपर तरीके से प्लान बना है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, और जो भी मुश्किलात आ रही हैं या वो सजेशंस देना चाहते हैं अगर वर्कर्स, तो वो सारा जो सजेशन है या ग्रीवांसेस है वो मिडिल लेवल तक पहुंचाने के लिए कौन लिंक है, वो लिंक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जिस इन्वायरमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हेल्दी हो। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र आते हैं, फोरमैन आते हैं एंड इंस्पेक्टर्स आते हैं। तो अब आज हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप मुझे ये भी बताएं कमेंट करके कि आपको और किस चैप्टर पे वीडियोस चाहिए।